इस वीडियो में हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 का जो फर्स्ट फेज 9 जून 2024 को हुआ था उसके पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को कि इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। साथ ही हम इस वीडियो में उन प्रश्नों का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो इस पेपर में पूछा गया पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है। ऑप्शन है 18 से 40 वर्ष के मध्य, 18 से 45, 18 से 50 या कोई आयु सीमा नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है यह मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2022 में शुरू की गई थी और यह योजना मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। और इस योजना के लिए जो आयु सीमा है वह क्या है, 18 से 45 वर्ष के मध्य, और इसमें 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। साथ ही इस योजना के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम होना चाहिए और इस योजना के तहत युवा को 50 लाख तक का लोन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। ऑप्शन है 7वें, 8वें, 9वें या 6वें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था और यह भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे कब से कब तक, 1992 से लेकर 1997 तक। साथ ही यह भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। इसके अलावा जो भोपाल राज्य बना था उसके यह पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है आर वैशाली, ईसा सिंह, पिंकी या दिव्य कीर्ति सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। ईसा सिंह को 2023 में निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और वहीं आपको बता दूं, आर वैशाली को किसमें, शतरंज में, पिंकी को लॉन बॉल्स में और दिव्य कीर्ति सिंह को किसमें, घुड़सवारी ड्रेसेस में। तो यह तो 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। आपको अगले एग्जाम के लिए 2024 में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं उनको याद करना है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है स्पूफिंग, एव्सड्रॉपिंग, स्नूपिंग या डिनायल ऑफ सर्विस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जो कि आयोग द्वारा दिया गया है, एमपीपीएससी द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से कहा जाता है। ऑप्शन है डिजिटल मनी, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक करेंसी नोट या डिजिटल करेंसी नोट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं आप सभी के पास होगा, जिसको आम भाषा में एटीएम कहा जाता है, तो इनको प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। अगला छठा प्रश्न है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन, बिना इंटरनेट डेटा सुविधा वाला स्मार्टफोन, इंटरनेट डेटा सुविधा वाला एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट डेटा सुविधा वाला स्मार्टफोन। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसका लाभ उठाने के लिए जो कि मोबाइल बैंकिंग के लिए एक सुविधा है, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बिना इंटरनेट सुविधा वाला एक बुनियादी मोबाइल फ़ोन, जिसको आम भाषा में सेल फोन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तोमर वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है श्रीधर बर्मन, विक्रम देव, वीर सिंह देव या गोपाल देव। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो कि एमपीपीएससी आयोग द्वारा दिया गया है वह है ऑप्शन सी। तोमर वंश का संस्थापक वीर सिंह देव। अगला प्रश्न है, किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है। ऑप्शन है विश्वनाथ सिंह, राजशेखर, उमेश कुमार, मदन भटनागर।
तो इस प्रश्न का सही आंसर आयोग द्वारा दिया गया है ऑप्शन ए, जो रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नाटक है, इसका लेखन किया है विश्वनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, घेला और बीदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है गौड़, भील, संथाल या प्रधान। तो इस प्रश्न का सही आंसर आयोग द्वारा दिया गया है गौड़ जनजाति द्वारा घेला और बीदड़ी त्योहार मनाए जाते हैं। इसके बाद अगला 10वां प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद पाठक, नर्मदा प्रसाद खरे या भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो सतपुड़ा के जंगल रचना है, इसके लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी और एक है इनके द्वारा सन्नाटा। अगला प्रश्न है, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? ऑप्शन है शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण, खेती के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना या ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद तंत्र का विस्तार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार है, इसका योगदान नहीं रहा है मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में। बाकी जो ऑप्शन है इनका योगदान रहा है कृषि की उच्च विकास दर में। यह सामान्य सी बात है कि जो कृषि ग्रामीण क्षेत्र में होती है उसके विकास में शहरी सुविधाओं का विस्तार कैसे लाभान्वित होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? ऑप्शन है वन अधिकार अधिनियम, पैसा अधिनियम, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो पैसा अधिनियम 1996 में लाया गया था भारत सरकार द्वारा। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्र जिनका वर्णन आर्टिकल 244 में है भारतीय संविधान में और 5वीं अनुसूची में है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है क्या? पैसा अधिनियम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी मध्य प्रदेश की 4th विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है गुलशेर अहमद, मुकुंद सखाराम नेवलकर, तेजलाल तेभर या काशी प्रसाद पांडे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो काशी प्रसाद पांडे हैं, यह मध्य प्रदेश की 4थी विधानसभा के अध्यक्ष थे। और जो मध्य प्रदेश की पहली, दूसरी और तीसरी विधानसभा है, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे कुंजीलाल दुबे। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला 14वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना इसके द्वारा तैयार की गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना तैयार की गई है। और यह योजना 18 मई 2006 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। इस वेबसाइट के द्वारा आप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और इसी प्राधिकरण द्वारा जो आपके पास आधार कार्ड है वह जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है कहलाती है? ऑप्शन है कुकी, URL, DNS या प्लग इन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, कुकी। आप सभी ने देखा होगा जब भी आप किसी ब्राउज़र पर कुछ सर्च करते हैं तो उस ब्राउज़र में जो आप सर्च करते हैं वह जानकारी स्टोर होने लगती है और जो जानकारी जहां स्टोर होती है उसका नाम क्या है? कुकी। अगला 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस पर्यटन स्थल से बराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? ऑप्शन है भोजपुर, नेवड़ी,
असापुरी या रजवाड़ा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, जो कि MPPSC द्वारा दिया गया है, वह है ऑप्शन सी, असापुरी पर्यटन स्थल से बराह की प्रतिमा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पटथुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक था? ऑप्शन है राजश्री तुल्य वंश, ओलिकर वंश, वर्धन वंश या शैल वंश? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है MPPSC द्वारा दिया गया है ऑप्शन डी, जो पटथुवर्धन है यह शैल वंश का एक शासक था और इसने गुर्जर प्रदेश जीता था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? ऑप्शन है बैतूल, जबलपुर, खंडवा या मंदसौर? तो इस प्रश्न का सही आंसर MPPSC द्वारा दिया गया है ऑप्शन बी, जबलपुर में दहाल का क्षेत्र स्थित था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है रमेश परमार, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, श्रीमती शांति परमार या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन 3 हस्तियों के अलावा एक और हस्ती थी जिनका नाम था जोधैया बाई। 2024 में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है एवं 2025 में मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, यह आप सभी देख लें क्योंकि इससे प्रश्न MPPSC में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है छतरपुर, शिवपुरी, होशंगाबाद या सिंगरौली? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है और इसको हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाने के लिए घोषणा की गई है और अगर यह टाइगर रिजर्व बनता है मध्य प्रदेश का, जो कि अभी पेंडिंग है, तो यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अगला 22वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है भावना ढेरिया, मेघा परमार, ज्योति रात्रे या संतोष यादव? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, जो मेघा परमार हैं यह मध्य प्रदेश की प्रथम ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। वहीं अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम पुरुष कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, तो जो पुरुष हैं उनका नाम क्या है? भगवान सिंह कुशवाहा। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? ऑप्शन है मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला या मनोहर जोशी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो सुमित्रा महाजन है वह 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष थी और सुमित्रा महाजन जिनको ताई कहते हैं यह इंदौर जिले की निवासी हैं और इंदौर से 9 बार सांसद रही हैं, लोकसभा सांसद। वहीं अगर बात की जाए 17वीं और 18वीं लोकसभा की, तो इन दोनों लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? ओम बिरला। अगला प्रश्न है, 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? ऑप्शन है राजगढ़, सुहागपुर, रामगढ़ या शाहगढ़? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, रामगढ़ स्थान से संबंध किसका है? रानी अवंतीबाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति में वीरतापूर्वक लड़कर अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन्होंने कैप्टन बार्डन के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय बनाया गया है और इनकी जो संरक्षता थी यानी अंगरक्षक, उनका नाम क्या था? गिरधारी बाई। अगला प्रश्न है, केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन है नखशिख, रतन बाबनी, रसिक प्रिया या कवि प्रिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण थी, इनको शिक्षा देने के लिए केशव दास ने कवि प्रिया रचना की थी। केशव दास जिनका संबंध ओरछा से है, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और इनके द्वारा निम्नलिखित रचनाएं लिखी गई हैं और केशव समारोह का आयोजन ओरछा में प्रतिवर्ष किया जाता है। 26वां प्रश्न है, बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदलयी के नाम से विख्यात हैं,
निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन है ईश्वरी, गंगाधर, गुणसागर या ख्यालराम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है जो MPPSC आयोग द्वारा दिया गया है वह है ऑप्शन सी। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि ईश्वरी, गंगाधर और ख्यालराम, इनको बृहदलयी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन है कीबोर्ड, डिवाइस ड्राइवर, CPU या मॉनिटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। जो डिवाइस ड्राइवर है यह कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, बाकी कीबोर्ड, CPU और मॉनिटर कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर उनको कहा जाता है जिनका भौतिक अस्तित्व होता है और जिनको हम छू सकते हैं। कीबोर्ड जो कि एक प्रसिद्ध इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, और CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 बाइट बराबर होता है? ऑप्शन है 1 निबल, 2 निबल, 3 निबल या 4 निबल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 बाइट बराबर 2 निबल होता है, और 1 निबल बराबर होता है 4 बिट, और 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट। यह कंप्यूटर की मेमोरी साइज है, आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर बात की जाए 1 MB की तो यह होता है 1024 KB, और 1 GB बराबर होता है 1024 MB। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणियाँ करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है बिग डाटा, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग या ट्यूरिंग मशीन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपतंत्र है मशीन लर्निंग, यह स्वयं सीखने और भविष्यवाणियाँ करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जो मशीनें हैं उनमें स्वयं सीखने और डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है। आज का दौर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर है, सभी देशों द्वारा इस पर बल दिया जा रहा है, इसका विकास किया जा रहा है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपतंत्र हैं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि आदि। अगला प्रश्न है, हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैनसमवेयर किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं, ऑनलाइन व्यापार गतिविधियां, साइबर क्राइम गतिविधियां या सरकार की ऑनलाइन सेवाएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। जो हैकिंग है, फिशिंग, ईमेल भेजना है और रैनसमवेयर है, यह साइबर क्राइम गतिविधियां हैं। हैकिंग के द्वारा हैकर आपके पासवर्ड को चोरी कर लेता है या आपकी जो जानकारी है उसमें फेरबदल कर देता है। वहीं जो रैनसमवेयर है, इसमें हैकर द्वारा आपसे पैसे की मांग की जाती है, यानी फिरौती की मांग की जाती है। वहीं आपको बता दूं कि ऑनलाइन व्यापार गतिविधियों को ई-कॉमर्स के नाम से जाना जाता है और सरकार की ऑनलाइन सेवाओं को ई-गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 31वां। यह प्रश्न असर्शन रीजन के रूप में है, यानी कथन और कारण। इसमें आपको बताना होता है कि क्या कथन सत्य है और जो कारण दिया गया है वह सत्य है। उसके बाद बताना होता है कि जो कारण है क्या वह कथन की पूर्ण रूप से व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो कथन है वह दिया गया है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कारण है मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। जो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग है, यानी जो मालवा का क्षेत्र है, आपको पता होगा यहाँ पे कम वर्षा होती है। और कम वर्षा होने का कारण है कि यह भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ पे कम बरसात होती है, इसलिए यहाँ पे कटीले वन व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसके हिसाब से कथन और कारण दोनों सही हैं। और अगर आप कथन के बाद कारण को पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा कि यह इसकी व्याख्या करता है। जैसे अगर मैं पढ़ूँ, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। तो यह दोनों सही हैं और जो कारण है वह कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन है यह गंगा और नर्मदा अफवाह तंत्रों की जल विभाजक है, यह एक क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी है, इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है। तो आपने देखा होगा जो विंध्याचल श्रेणी है यह मध्य प्रदेश के उत्तर में है।
इसके नीचे आपको नर्मदा घाटी मिलेगी और इसके नीचे आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलेगी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर में आपको क्या मिलेगा, गंगा अपवाह तंत्र। तो इसके हिसाब से पहला उत्तर सही है कि यह गंगा और अपवाह तंत्रों की जल विभाजक है। इसके बाद यह भी सही है क्योंकि यह क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, ऐसे वो आपको ऊपर नीचे मिलेगी। और जो सी है यह भी सही है क्योंकि यह जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी यह विंध्य शैलों से बनी है। लेकिन इसका ऑप्शन जो डी है वह सही नहीं है क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का दक्षिणी ढाल ना होकर जो उत्तरी ढाल है वह तीव्र है। विंध्याचल श्रेणी से जो भी नदियाँ निकलती हैं, बेतवा, कैन, यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं क्योंकि उसका उत्तरी ढलान तीव्र है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, यह विंध्याचल श्रेणी पर्वत श्रेणी के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिधरी, धौड़ली एवं जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित हैं? ऑप्शन है बॉक्साइट, मैंगनीज, चूना पत्थर या तांबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, तांबा। जो शीतल पानी, गिधरी, धौड़ली, जट्टा, यह जो तांबा खनिज है इसकी खदानें हैं और यह आपको कहाँ मिलेंगी, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। और बालाघाट में ही आपको मिलेगा मलाज खंड, जिससे भी तांबा निकलता है और मलाज खंड को तांबे की नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? ऑप्शन है उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या पश्चिमी भाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिमी भाग। जनवरी माह में यानी शीत ऋतु में जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा गर्म होता है, यानी यहाँ का तापमान अधिक होता है क्योंकि इस क्षेत्र की जो जलवायु है वह सम जलवायु है, ना अधिक ठंडी होती है यहाँ पे, ना अधिक गर्मी होती है। तो जनवरी के माह में इस क्षेत्र में तापमान थोड़ा अधिक होता है और बाकी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ तापमान थोड़ा कम होता है। अगला 35वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। जो मध्य प्रदेश में एक जिला उत्पाद पहल है इसका उद्देश्य है कि कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना। एक जिला एक उत्पाद पहल के द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, उसकी ब्रांडिंग और उसका प्रचार किया जाता है। आपको बता दूं कि एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत प्रत्येक जिले से, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन किया गया है। जैसे मैं बात करूं इंदौर की, तो इंदौर से चयन किया गया है किसका, आलू का, जबलपुर से मटर का, भोपाल से जूट व फर्श का और ग्वालियर से सैंड स्टोन टाइल्स का। अगला प्रश्न है, स्थिर मूल्यों 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रही? ऑप्शन है 61,000, 65,000, 1,21,000 या 1,40,000। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है 2022 और 23 का जो आया था, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वह है 65,023 रुपये। वहीं अगर बात की जाए विचलित मूल्यों पर, यानी जो वर्तमान में मूल्य है उसके अनुसार जो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय थी 2022-23 में वह थी 1,40,583 रुपये। अगला प्रश्न है, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना या नीति लॉन्च की है? ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2021, MSME विकास नीति 2021 या मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लॉन्च की है। यह नीतियां भी आपको, इनका नीति और इनका वर्ष भी आपको याद रखना है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित
कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग्म में अर्धी कोक कर कोयले का भंडार पाया जाता है? ऑप्शन है सिंगरौली उमरिया, पेंच कन्हान पार्थखेड़ा सुहागपुर, पेंच कहान सिंगरौली सुहागपुर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है जो MPPSC आयोग द्वारा दिया गया है वह है ऑप्शन सी। अगला 39वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, यह सही है। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं जिसको लू कहते हैं, यह भी सही है। मार्च के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है यानी गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, यह भी सही है। और जो ऑप्शन डी है कि अप्रैल और मई में जो आर्द्रता है वो सामान्यतः कम होती है, यह मध्य प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु आती है तो अप्रैल और मई में जो आर्द्रता है वह अधिक हो जाती है और अधिक आर्द्रता होने के कारण ही फिर आती है क्या, वर्षा ऋतु जिसमें बरसात होती है। अगला प्रश्न है, बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर या छतरपुर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जो बीला बांध मध्य प्रदेश में यह आपको मिलेगा सागर जिले में। यह बीला बांध सागर जिले में आपको बीला नदी पर मिलेगा। अगला प्रश्न है, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, चीन या अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जो सिंगापुर देश है इसने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण में। और यह पार्क बनेगा कहाँ? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2021, 2018, 2019 या 2022। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश में 2022 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत जो मध्य प्रदेश का SC वर्ग है उनको स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाता है और इस योजना के तहत 10,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन दिया जाता है। और इस योजना के लिए जो आयु सीमा निर्धारित है वह है 18 से लेकर 55 वर्ष के बीच। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? ऑप्शन है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत घटा, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में कमी आई, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर वह है ऑप्शन ए। 2001 से 2011 के बीच जो मध्य प्रदेश की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है उसमें यह परिवर्तन आया कि जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वह घट गया और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है जो गाँव में निवास करती है यानी ग्रामीण जनसंख्या है उसका परसेंटेज क्या है 72.4%। और जो शहरी जनसंख्या है उसका परसेंटेज आप इसमें से घटा के निकाल सकते हैं 27.6%। तो 2011 में यह बढ़ गया था और यह कम हो गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन है उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, इंदौर संभाग या ग्वालियर संभाग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल संभाग में मध्य प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि भोपाल मध्य प्रदेश का सबसे शहरीकृत जिला है और जो मध्य प्रदेश का पूरा भोपाल संभाग है यह पूरी शहरी संरचना से विकसित है, इसलिए यहाँ पे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है भोपाल संभाग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय जबलपुर जिले में स्थित है। वहीं आपको बात करूं इंदौर की तो इसको मध्य प्रदेश में खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में
इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे शहर का नाम क्या है? ऑप्शन है नवी मुंबई, विजयवाड़ा, तिरुपति या सूरत। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। 2023 की जो स्वच्छता रैंकिंग आई थी उसमें जो पहले स्थान पर इंदौर था और इंदौर के साथ ही क्या था, सूरत, जो कि गुजरात का एक शहर है। और इस रैंकिंग में 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर को लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। यह जो स्वच्छता रैंकिंग है यह 2016 में शुरू हुई थी और इंदौर लगातार 7वीं बार इस रैंकिंग में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इस रैंकिंग में भोपाल 5वें स्थान पर था और भोपाल जो है वह भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी भी रही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग है। ऑप्शन है सामान्य वर्ग की बालिका, अन्य पिछड़ी जाति की बालिका, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बालिका या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी वर्गों की बालिकाओं को मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत रखा गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2007 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, यह सही है। जो बॉक्साइट होता है वह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है। दूसरा है उच्च कोटि का बॉक्साइट मैकल पठार में संचित है। जो मध्य प्रदेश में मैकल पठार है वहाँ पे आपको उच्च कोटि का बॉक्साइट मिलेगा, तो यह भी सही है। बेहर पठार बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जो बेहर पठार है यह शायद आपको मिलेगा बालाघाट में, तो यह भी बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो यह भी सही है। चौथा है वर्ष 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में राज्य देश में प्रथम स्थान पर था, यह ऑप्शन गलत है। बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश कभी प्रथम स्थान पर नहीं रहा है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, क्योंकि यह बॉक्साइट के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबद्ध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 21 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा है? ऑप्शन है पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। जो मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2018 की स्थिति है, इस समय तक जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उनमें पवन ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वह सबसे अधिक है। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 50वां। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? यानी वह आपको सिंचाई परियोजना बताना है इस प्रश्न में जो नर्मदा नदी पर नहीं बनी है। ऑप्शन है बारना परियोजना, संजय सरोवर परियोजना, सुक्ता परियोजना या मान परियोजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, जो संजय सरोवर परियोजना है यह नर्मदा बेसिन में या नर्मदा नदी पर नहीं बनी है, बल्कि यह बनी है बैनगंगा नदी में। और बैनगंगा नर्मदा बेसिन के अंतर्गत नहीं आती है, यह आती है गोदावरी बेसिन के अंतर्गत। और यह परियोजना आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। तो इस प्रकार एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 का जो फर्स्ट फेज 9 जून 2024 को हुआ था उसका पेपर 1 हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और अपने उन साथियों में ज़रूर शेयर करें जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 का सेकंड फेज 4 अगस्त 2024 को हुआ था उसके पेपर 1 के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।